जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जी साइक्लोन एक कदम सफलता की ओर, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि आपकी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो री एग्ज़ाम आपका होना है, वह आपका अगस्त महीने के 23, 24, 25 और 30 और 31 इन 5 दिनों में दो दो पालियों में जो है आपका पेपर होना है। ये आपका निश्चित किया गया है और 10 पालियों में टोटल आपका पेपर होगा। और इतिहास गवाह रहा है कि जब भी कोई री एग्ज़ाम होता है तो उसका जो पेपर है वह पहले की अपेक्षा क्या होता है, मॉडरेट होता है, मतलब अपेक्षाकृत कठिन आता है। तो निश्चित रूप से जो है रणभेरी आपकी बच चुकी है। स्टार्टिंग आपकी 23 अगस्त से होने वाली है और इसी परीक्षा को ध्यान में रखकर स्पेशली जीएस का जो आपका प्रैक्टिस सेट है, जो 25-25 क्वेश्चन का होता है और इस 25 क्वेश्चन में पूरा का पूरा जीएस कवर करने का प्रयास किया जाता है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। मॉडल पेपर सेट नंबर 10 आपका होगा। देखिए, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चिली, सेंटियागो, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, उत्तर कोरिया, सियोल या फिर इथोपिया, आदिस अबाबा। एक तरफ देश का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उसकी राजधानियाँ दी गया है। कौन सा गलत है ये आपसे पूछा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। चिली एक दक्षिण अमेरिकी देश, भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पे पाई जाती है और इसकी राजधानी सेंटियागो है, तो ये तो आपका बिल्कुल होगा राइट, है ना। अर्जेंटीना भी दक्षिण अमेरिका का देश है और यहाँ की राजधानी ब्यूनस आयर्स, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी क्या है? आदिस अबाबा है। जो ऑप्शन संख्या सी है यहाँ पे उत्तर कोरिया की जो राजधानी है, यहाँ पे सियोल को दिखाया गया है। सियोल उत्तर कोरिया की राजधानी नहीं है, बल्कि यह जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर कोरिया की राजधानी सियोल नहीं है, बल्कि यह दक्षिण कोरिया की राजधानी है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, संविधान से लिया गया क्वेश्चन। पूछा गया है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का समूह है, राज्यों का संकुल है, राज्यों का परिसंघ है या फिर राज्यों का संघ है। पहले अनुच्छेद जो आपका है भारत के राज्य और संघ राज्यों को निरूपित करता है और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत जो है वह राज्यों का संघ है और संघ शब्द के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, यूनियन, है ना। यूनियन कभी कभी पूछा भी आता है। जो संघात्मक स्वरूप है कनाडा के संविधान से लिया गया है और कनाडा में संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया जाता है। और वहीं अगर हम अमेरिकी संविधान की बात करें तो अमेरिकी संविधान में जो है आपका जो संघ शब्द है उसके लिए फेडरल शब्द प्रयोग किया गया है। फिलहाल प्रश्न का उत्तर दूसरे का डी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर मैं 3 की यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिया गया है संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया है, यह आपसे पूछा गया है। 1950, 1953, 1951 या फिर 1956। पहले तो मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा और जैसा कि मैं बार बार कहता रहा हूँ कि हर प्रश्न के उत्तर से ज़्यादा उसके ऑप्शन की व्याख्या ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। कापी पेन लेके आप बैठिएगा, जो चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ उसको नोट करिएगा, उसका एक फेयर नोट्स बनाइएगा। निश्चित रूप से जो है ये आपके लिए लाभप्रद होगा। किस वर्ष इन श्रेणियों को समाप्त किया गया है जो 4 भागों में डिवाइड की गई थी? तो ऑप्शन आपका होगा 1956, ऑप्शन डी। 1956 में ही जो है भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है और इस आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाता है। अगर 1950 की बात करें, 26 जनवरी 1950 को आपका जो संविधान है वो पूर्ण रूप से लागू किया गया था, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। 1953 याद रखिएगा, 1 अक्टूबर सन 1953 को भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य बना था। और इन श्रेणियों को समाप्त कब किया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1956 इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5 की अगर बात करिएगा, 4 की बात करिएगा, तो यहाँ पे आपको दिया गया है 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी थे? के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सरदार बलदेव सिंह। देखिएगा, रियासतों के एकीकरण का मसीहा या पितामह किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका यहाँ पे उत्तर राइट होगा।
इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का विस्मारक कहा जाता है। और इन्हीं की जो है मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, 182 मीटर इसकी हाइट है। विश्व की सबसे लंबी मूर्ति या सबसे ऊंची मूर्ति कहिएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, केवड़िया साधुवेट द्वीप, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, नर्मदा नदी के किनारे पे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमने आपको बताई 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष इनका जन्मदिन होता है और यह जो है एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष और भारतीय संविधान के निर्माता। सरदार बलदेव सिंह ये भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, तो इनको भी आपको ध्यान देना होगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 5 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे आपका दिया गया है निम्नलिखित में से गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, आपसे पूछा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करिएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका माना जाता है आरंभिक शासक। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, वास्तविक की बात हो रही है ना, तो वास्तविक शासक कौन है? इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और रजिया सुल्ताना का फादर था, है ना। चलिएगा, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन इतिहास से लिया गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मोरक्कोवासी इब्न बतूता आया था भारत? मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर या फिर महमूद गजनबी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन ए, मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। और इसकी एक बहुत ही फेमस रचना है, आपसे पूछी जाती है रेहला। रेहला आप रखेंगे याद, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और कहाँ का था पूछा जाता है तो मोरक्को का। मोरक्को की राजधानी, मोरक्को की कैपिटल जो है आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। चलिएगा, प्रश्न संख्या 7 की बात करिएगा। दिया गया है निम्नलिखित में से किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारतीय सीमा में प्रवेश करती है? बोमेडिला, दीफू, लिखापानी या फिर यांग्याप। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए, किस दर्रे से एंट्री होती है? सबके सब दर्रे अरुणाचल प्रदेश में है, तिब्बत से निकलती है। और किस दर्रे से एंट्री होती है अरुणाचल प्रदेश में? तो यांग्याप दर्रा आपका उत्तर होगा। एक दर्रा आपका पड़ता है सिपकिला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। पूछा जाता है कि किस दर्रे से सतलज नदी जो है एंट्री करती है भारतीय सीमा में? तो सिपकिला आपका उत्तर होता है। स से सतलज, स से सिपकिला, ब्रह्मपुत्र और यांग्याप, ये दो कॉम्बिनेशन आप याद रखिएगा, दोनों ही एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 8, उपवेद गंधर्ववेद का संबंध किस वेद से आपसे पूछा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। गंधर्ववेद किसका जो है उपवेद है, तो इसका जो सही उत्तर है यह संबंधित है सामवेद का। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। 1875 मंत्र सभी गायन शैली में होंगे। भारत का सबसे प्राचीनतम वेद पूछ दिया जाए, ऋग्वेद बताइएगा। और ऋग्वेद का अगर पूछा जाए कितने मंडलों में विभक्त था? 10 मंडल। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसके रचयिता कौन है? तो आप बताएंगे विश्वामित्र। अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है और अथर्ववेद की अगर बात करिएगा तो इसे पवित्र जादू कहा जाता है, मतलब जादू टोने का वेद इसको माना जाता है। और वही यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद जिसका या जो हिंदी गद्य में भी है, पद्य में भी है, तो यजुर्वेद आप बता देंगे। चलिए, प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पे 9 की बात करूँ, 9 दिया गया है आपका, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव या पादप के वृद्धि के कारण नष्ट हुई है? आपसे पूछा गया है। लेमना, हाइड्रिला या फिर मगरमच्छ या फिर जलकुंभी। हुसैन सागर आकृति इसके दिल के आकार के समान है, हैदराबाद को सिकंदराबाद से अलग करती है। और किस कारण इसका अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है? तो ऑप्शन डी आप बताइएगा, जलकुंभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पे 10 की बात करता हूँ, पूछा गया है पौधे किस प्रकार के जल का अवशोषण करते हैं? गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रता जल या फिर क्रिस्टलीय जल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर जो आपका होगा ऑप्शन होगा यहाँ पे बी, केशिकत्व के माध्यम से जो है जो जड़ें होती हैं वह पौधों के विभिन्न भागों तक, विभिन्न पत्तियों और फलों तक इसको पहुँचाया जाता है। तो केशिका जल आपका यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 की मैं बात करता हूं तो दिया गया है 10% नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? आपसे पूछा गया है। एजी टांसले, अर्नस्ट हैकल, लिंडमैन या फिर नॉर्मन मायर्स। 10% नियम ऊर्जा से संबंधित नियम है, संचित ऊर्जा का पिरामिड से संबंधित है।
हर स्तर पर 90% उपभोक्ता क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा का उपभोग करते हैं, 10% अपर लेवल के उपभोक्ताओं को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये बताया था किसने, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे आपका राइट लिंडमैन है। एजी ट्रांसले इन्होंने इकोसिस्टम का पहली बार प्रयोग किया था। इकोलॉजी का प्रयोग करने वाले अर्नेस्ट हैगल और नॉर्मन मार्स इन्होंने हार्ट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि जैव विविधता के लिए बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे। आपसे प्रश्न का उत्तर अपेक्षित होगा। एक बार फिर से प्रश्न, जैव विविधता के लिए बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, आप मुझे कमेंट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की बात करिएगा। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर की स्थापना कहाँ पे हुई है, चेन्नई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद या फिर कोच्चि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा सुनामी वार्निंग सेंटर, अगर आप चेन्नई लगाते हैं तो गलत होगा। कहाँ पे स्थापित हुआ है, ऑप्शन सी बताइएगा, हैदराबाद में इसकी लोकेशन होगी। प्रश्न संख्या 13 की बात कर लीजिएगा। भारत का मध्य प्रदेश का पीथमपुर शहर जो है वह किस लिए जाना जाता है, पूछा गया है। कागज उद्योग, जूट उद्योग, उर्वरक उद्योग या फिर ऑटो पार्ट्स के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए। तो पीथमपुर मैंने आपको न जाने कितने बार पढ़ाया है, भारत का डेट्रायट है और डेट्रायट शहर किस लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है। 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन के जो कल पुर्जे हैं वह अच्छे, सस्ते और टिकाऊ मिलते हैं। चलिएगा प्रश्न संख्या 14 की बात कर लीजिएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा का कटान बिंदु कहाँ पर स्थित है, कानपुर, नागपुर, बिलासपुर या फिर झांसी। देखिए पहली चीज़, ऊपर से नीचे, ऊपर आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू, नीचे आपका कन्याकुमारी, इधर से आपका पूरा पश्चिम, इधर आपका पोरबंदर का पड़ता है गुजरात का क्षेत्र और इधर आपका पड़ता है सिलचर यानी असम, है ना। उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा का ये जो पोर्शन है, कटान बिंदु, एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं वो पूछा गया है। तो वो काटते कहाँ हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में, झांसी में, और झांसी आपका उत्तर सही होगा। झांसी आपसे पूछा गया है, यूपी स्पेशल के तहत ये क्वेश्चन आपका है और यही कारण है कि इसको आपने राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा भी कहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, पूर्व का बोस्टन कलकत्ता दिया है, सूती वस्त्रों की राजधानी अहमदाबाद दिया है, सिलिकॉन सिटी बंगलौर है और पूर्व का पेरिस जयपुर है। मैंने सब बताया है, देखते ही इस प्रश्न का उत्तर आप बता देंगे। पूर्व का पेरिस जयपुर है, सिलिकॉन सिटी बंगलौर में है, सूती वस्त्रों की राजधानी अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन यहाँ पे अहमदाबाद होगा, न कि कलकत्ता होगा। ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट होगा। कलकत्ता को पूर्व का लंदन भी कहते हैं, डायमंड हार्बर भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, प्रसादों का नगर भी कलकत्ता को कहा जाता है। इस तरह से जो है 15 प्रश्न, आज लगभग आधा रास्ता जो है इस वीडियो का हमने और आपने मिलके तय कर लिया है। इस वीडियो का जो PDF सॉल्यूशन PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर चैनल पे मुझसे जुड़िएगा। टेलीग्राम पे इसी चैनल के नाम को सर्च करिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिलता है, वहाँ पे आप जुड़िएगा। वहाँ पे इस तरह के जितने भी मैंने आपको वीडियो दिए हैं उसका PDF लिंक आपको मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 16, भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर कनाडा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च है संयुक्त राज्य अमेरिका। जस्टिस रिव्यू या न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है, तो आपके अमेरिका से। प्रश्न संख्या 17 की बात कर लीजिएगा। अनुच्छेद 356 संबंधित है किससे, राष्ट्रीय आपातकाल से, राष्ट्रपति शासन से, वित्तीय आपातकाल से या फिर उपयुक्त सभी से। 356 की बात हो रही है, राष्ट्रपति शासन बताइएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। 352 आपका राष्ट्रीय आपात, 356 आपका राज्य आपात और 360 आपका वित्तीय आपात। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस तिथि को आप पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, 22 मार्च, 23 मार्च, 21 मार्च या फिर 20 मार्च, है ना। 22 मार्च दिया है, 23 मार्च दिया है, सब मार्च ही मार्च दिया है, होना ही नहीं चाहिए। देखिए 22 मार्च को आपका जल दिवस है, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस है, 20 मार्च को गौरैया दिवस है, 21 मार्च को जो है आपका विश्व वानिकी दिवस है। तो सही उत्तर तो आपका यहाँ पे है नहीं, सही उत्तर आपका होगा 22 अप्रैल, है ना। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सही आपका 22 हो जाएगा, इसको आप नोट कर लेंगे। प्रश्न संख्या 19, मूल संविधान में कुल कितने कर्तव्य थे, मूल संविधान में कुल कितने कर्तव्य थे आपसे पूछा गया है। 10, 7, 11 या फिर 0। जब संविधान को अपनाया गया था तो उस समय मूल संविधान में कुल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 0, एक भी कर्तव्य नहीं था। 42वां अमेंडमेंट होता है, 42वां संशोधन होता है और इस संशोधन के द्वारा जो है 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाता है, याद रखिएगा। और वहीं अगर बात करिएगा तो 11वां मूल कर्तव्य जो है
86वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया जाता है। तो वर्तमान समय में कितने हैं? 11 हैं, लेकिन मूल में कितने थे? 0। प्रश्न संख्या 20, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर या फिर उपयुक्त सभी के आधारों पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, किस आधार पर नागरिकता दी जाती है? सभी के आधार आपका उत्तर आपका हो जाएगा राइट। प्रश्न संख्या 21 की बात करिएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक होता है? स्वतंत्रता का, समानता का, न्याय का या फिर त्याग एवं बलिदान का? तो देखिएगा, ये है न्याय का प्रतीक, है ना। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज न्याय का प्रतीक है, चक्र या बता दीजिएगा। 24 घंटे आगे की ओर बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए ये प्रेरित करता है आपको, हमको। प्रश्न संख्या 22, कौन सुमेलित नहीं है? झीलों का क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़े हैं, पहले ही गेंद पे आप छक्का मारने वाले हैं। इसमें भी कौन सुमेलित नहीं है? गोखुर झील, सुराहताल, क्रेटर झील, लोनार, सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील चिल्का दिया है, और पूर्वोत्तर भारत सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक। देखिए कौन सही नहीं है, इसमें जो ऑप्शन है सी होगा, मुझे लगता है राइट। क्यों? क्योंकि चिल्का की लोकेशन उड़ीसा में, और चिल्का के बारे में कहा जाता है कि भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जब बात नमक उत्पादन करने की आएगी, तब सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील राजस्थान की सांभर होगी, न कि चिल्का, ठीक है ना। बाकी जितने ऑप्शन हैं, चाहे गोखुर झील, सुराहताल जो बलिया ज़िले में स्थित है, एक गोखुर झील का उदाहरण है, गंगा नदी ने इसका निर्माण किया है। क्रेटर झील, लोनार महाराष्ट्र में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मैंने आपको पढ़ा है, लोकटक मणिपुर में इसकी लोकेशन होगी। 23वां क्वेश्चन, पीताम्बरी किस फसल की प्रजाति है? आपसे पूछा गया है। तो पीताम्बरी के लिए जो वो आपका उत्तर होगा, पीताम्बरी किसकी है? ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा राइट, सरसों की। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किसी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है? चार जो है आपके यहाँ पे होंगे ज्वालामुखी के ऑप्शन, और पहले की तरह आज अभी भी कह रहा हूँ कि इस प्रश्न से ज़्यादा, उत्तर से ज़्यादा जो है ऑप्शन क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए, क्योंकि चारों ऑप्शन एक से बढ़कर एक है, चारों से प्रश्न आपका बनता है। पहले प्रश्न का उत्तर, किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? माउंट किलायू, माउंट इरेबस, स्ट्रोम्बोली या फिर माउंट कोटोपैक्सी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है और सक्रिय है, दिन में भी सक्रिय अवस्था में, रात में भी है। और रात्रि के समय इसके आसपास का क्षेत्र क्या होता है? प्रकाशित होता है, प्रकाशवान होता है। इसीलिए इस ज्वालामुखी को आपने भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कह दिया है। माउंट किलायू ये जो है आपका यूएसए में स्थित है, प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाता है, माउंट किलायू बताइएगा। माउंट इरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत होगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, मलनाड नामक हिल स्टेशन किस राज्य में है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड? तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का भी आप उत्तर देंगे। और कहाँ पे है? तो मलनाड पड़ता है पश्चिमी घाट में, कर्नाटक आपका उत्तर हो जाएगा राइट, है ना। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। आज कल जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसका मैं उत्तर बता दूं। रियो घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो उत्तर आपका होगा, शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, वह भविष्य जो हम चाहते हैं, रियो 20 का अनाउंसमेंट वर्ड, है ना। आज का प्रश्न आपके लिए, शब्द फोर्स स्टेट का संबंध किससे है पूछा गया है? संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका या फिर प्रेस? तो फोर्स स्टेट किससे संबंधित है, सेक्शन में आपको कमेंट करना है निश्चित रूप से। ये रहा आज का सेशन, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।